और अस्सलाम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसको हम HMP शंट भी बोलते हैं, एक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब इसमें हम 4 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम इसका पाथवे डिस्कस करेंगे, फिर 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी, यूजेस ऑफ NADPH जो हम इसमें फॉर्म करते हैं, NADPH उसका यूज़ क्या है, और फाइनली इसके क्लिनिकल्स, एक क्लिनिकल है इसका, वो डिस्कस करना है हमें। और जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि ये है क्या है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर होता है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसलिए कन्वर्ट होता है ताकि अभी बाहर नहीं जा सके, क्योंकि फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स के ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते सेल्स में, लेकिन नॉन फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स के होते हैं ट्रांसपोर्टर्स ऑब्वियसली। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, अब ये किसी रिएक्शन के थ्रू जाएगा। कौन से रिएक्शंस के थ्रू जा सकता है? या तो ये ब्रेक डाउन हो जाए इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू, या फिर ये स्टोर हो जाए इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाए, या फिर इसका एक और रास्ता है ब्रेक डाउन का, ऑक्सीडेशन का, दैट इज़ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब ये होगा कहाँ पर? ये साइटोसोल में होगा। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोसोल में हो रहा था, ये भी साइटोसोल में हो रहा है। ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स में होगा ये? WBC, RBC, लिवर, किडनी, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। कुछ 2 और भी हैं, नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में भी होता है, स्केलेटल मसल्स में भी होता है, लेकिन कम तादाद, लेस एक्टिव होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता। लेकिन मेन साइट्स जो हैं ये 5 हैं। और जब हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का पाथवे डिस्कस करने वाले हैं, हमने इसको पूरे पाथवे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक इसका इरिवर्सिबल हिस्सा है जो ऑक्सीडेटिव है, दूसरा इसका रिवर्सिबल हिस्सा है जो नॉन ऑक्सीडेटिव है। पहले ऑक्सीडेटिव हिस्सा आता है, उसमें हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, मतलब कि उसका हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे, डिहाइड्रोजनाइज करवाएंगे। तो उसका जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो NAD+ होगा, वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एंजाइम है उसका नाम ही हमने रख दिया है G6PD, मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। जब वो डिहाइड्रोजनेशन करवा लेगा तो हमारा जो सब प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। ये फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन फिर हाइड्रोलाइज होता है, बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, थर्ड स्टेप में एक और दफ़ा हम उसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं अलॉन्ग साइड इसकी डीकार्बोक्सिलेशन। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, उसकी जब हम डिहाइड्रोजनेशन करवाई तो एक और NADPH बन गया हमारा। और फिर जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन है उसके बाद हमारा क्या हुआ, राइबोलोस 5 फॉस्फेट बन रहा है। अब ये राइबोलोस 5 फॉस्फेट जाएगा इनटू वैरायटी ऑफ रिएक्शंस जो रिवर्सिबल हैं। और तब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इरिवर्सिबल से बनवाया था राइबोलोस 5 फॉस्फेट, राइबोलोस 5 फॉस्फेट ये रहा। इस राइबोलोस 5 फॉस्फेट की मैं आइसोमराइजेशन करवा कर उसको राइबोस 5 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ, ज़ाइल्यूलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। जो हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट है ये DNA सिंथेसिस में काम में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ज़ाइल्यूलोस 5 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। सही। अब ये राइबोस और ज़ाइल्यूलोस हमने बनाए तो हम ये कर सकते हैं कि राइबोस भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ज़ाइल्यूलोस भी 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 5 + 5 10 हो गया। मैं इन्हीं 10 कार्बन्स को यूज़ करके एक 6 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड भी बनवा सकता हूँ, राइट। तो ये रहा, एक हमने बनवाया फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट, दूसरा बना एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बना, एक 4 कंपाउंड बना। ये रिएक्शन को हम ट्रांस ईटोलेस या फिर ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम्स हैं उनके थ्रू हम ये करवाते हैं। ठीक है, अब फ्रक्टोस का क्या काम होगा? फ्रक्टोस का जो काम होगा वो या तो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाए या तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाए। एरिथ्रोस का क्या काम होगा? वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं इन RBCs। उसका एक और भी काम है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा 5 + 5 फिर से था, अब हम 5 + 5 से बना सकते हैं 7 + 3 एज वेल। ठीक है, क्योंकि उनका भी तो कार्बन नंबर 10 हो जाएगा ना, 7 और 3 का भी 10 है, 5 + 5 का भी 10 है। तो हम हमारे 7 कार्बन शुगर बनेगी जिसका नाम होगा सीडोएप्टिलोस, और 3 कार्बन शुगर बनेगी जिसका नाम होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सीडोएप्टिलोस उसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेन हमारा जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो फिर से हम ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और फंक्शन जो एरिथ्रोस का है कि हम एरिथ्रोस और ज़ाइल्यूलोस से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनवा सकते हैं, जो फिर हमारे ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो सकते हैं या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस से इसमें हम लोग कर रहे हैं एक शुगर से दूसरी शुगर में इंटर कन्वर्जेंस,
बाय द एंजाइम्स ट्रांस एल्डोलिसिस एंड ट्रांस कीटोलिसिस। इसके लिए हमें चाहिए होता है थायमाइन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा कोएंजाइम या कोफैक्टर है जो हमारे इन रिएक्शंस को एक्टिवेट करवाता है, रिएक्शंस को कैरी ऑन करवाता है, ठीक, एंजाइम्स की मदद करवाता है ये। और तो रेगुलेशन एचएमपी शंट या तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है? वो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम हुआ है। अब हमें मालूम है रेगुलेशन 2 तरीके की होती है, एलोस्टेरिक, हार्मोनल। एलोस्टेरिक में बस एक्टिवेटर कौन सा है? NADP+, ठीक है। ये हमें मालूम था कि ये रिड्यूस होता है, तो फिर ये अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी साइटोसोल में तो फिर एक्टिवेट करेगा रेगुलेटरी एंजाइम को, ठीक है। इनहिबिटर हमारा कौन सा है? NADPH। अगर NADPH की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो इनहिबिट करेगा G6PD को। फिर एसिटाइल कोए जो है वो भी एज ए इनहिबिटर एक्ट करता है G6PD का। हार्मोनल में आता है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन हमारा एक्टिवेटर है फॉर G6PD और इनहिबिटर जो हमारा है वो है ग्लूकागॉन। अब इसका होता है कि इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो होता है, वो कैलकुलेट करता है। अगर वो हाई आ रहा है तो G6PD अच्छे तरीके से काम करेगा, अगर वो लो आ रहा है मतलब इंसुलिन लो है तो फिर G6PD अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर रेगुलेशन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ NADPH डिस्कस करते हैं। यूज़ ऑफ NADPH में सबसे पहला इसका यूज़ लिवर में है। लिवर में क्या यूज़ उसका? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सी चीज़ों की वो करवा सकता है, क्योंकि ड्रग्स हो गए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो गए। RBCs में क्या सीन है इसका कि RBC अगर ये है तो RBC में एक प्रोटीन बनता है ट्राइपेप्टाइड जो होता है, उसका नाम होता है ग्लूटाथायोन, ठीक है। ये क्या करेगा कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर देगा, तो उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर देगा। इसको हम बोलते हैं रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अब बिल्फर्स को आ रही है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ RBC के अंदर एंटर हो रही, तो RBC को डैमेज कर सकती है, तो ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है रिड्यूस हो गई, तो ये अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं रहेगी, वाटर बन जाएगा बिल्फर्स, सही है। तो फिर ये उस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करवा देता है। फिर हमारे पास आता है WBCs में। WBCs में इसका यूज़ होता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट में, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स में इसका यूज़ होता है। होता कुछ यूँ है कि थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ये फॉर्म करवा जाता है हाइपोक्लोराइट, HOCl, ठीक है। ये अब ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जब भी किसी बैक्टीरिया या एंटीजन को लगेगा तो वो एंटीजन डेथ हो जाएगी उसकी, तो ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहलाते हैं। ये WBCs के डिफेंसिव फंक्शन में इसका बड़ा काम है। उसके अलावा हमने देखा भी इसको, इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, ठीक है। हमने G6PD वाले में भी देखा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरों के भी कोएंजाइम एज ए एक्ट करता है ये। फाइनली एज ए जनरल रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं NADPH को, ठीक है। फाइनल अब इधर से क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ G6PD डेफिशिएंसी। होता कुछ जीव है कि हमने देखा इसका कि RBCs में ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन बनवा रहा है NADPH। अगर G6PD जो हमारा एंजाइम है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का वो डेफिशिएंट होता है तो NADPH नहीं बनेगा, बनेगा भी तो कम बनेगा, ठीक है। अब कम बनेगा तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बन रहा तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आई थी क्या वो न्यूट्रलाइज होगी? नहीं होगी। अगर वो नहीं न्यूट्रलाइज हुई तो फिर अब क्या होगा? सर अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अंदर आ गई, आई न्यूट्रलाइज नहीं हुई। अब इधर हीमोग्लोबिन वगैरह, ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं हाइंस बॉडीज़, ठीक है। वो क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा? अब ये हाइंस बॉडीज़ लेकर अगर ये गया स्प्लीन के पास तो स्प्लीन उस हाइंस बॉडीज़ को पकड़ लेगी तो अब या तो पूरा सेल हीमोलाइसिस हो जाएगा या फिर उस सिर्फ हाइंस बॉडीज़ को निकालेगी। अगर सिर्फ हाइंस बॉडीज़ को निकाल रही है स्प्लीन तो सेल फिर भी डैमेज होगा, तो उसमें से ऐसा लगेगा किसी ने बाइट किया है, तो उसको हम बोलते हैं बाइट सेल्स, ठीक है। तो ये आता है G6PD। इसमें डेफिशिएंसी में क्या होगा? अनीमिया होगी। कौन सी? हीमोलाइटिक अनीमिया होगी। उसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी? हाइंस बॉडीज़ नज़र आएगी और बाइट सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर यूजेस ऑफ NADPH एज वेल एज क्लिनिकल रिलेटेड टू NADPH विच इज़ G6PD डेफिशिएंसी।